गुड मॉर्निंग। आज विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम सत्ता के बारे में विस्तृत चर्चा करें। इससे पहले शक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया। शक्ति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और निर्णय, उसमें शक्ति को नापने के तरीके, ये सभी के बारे में विस्तृत चर्चा कर सकेंगे। आज हम सत्ता, निश्चित तौर पर सत्ता आदेश देना और उसका पालना करवाना ही सत्ता है। सामान्य तौर पर आदेश देना व उसकी पालना करवाना ही सत्ता कहलाती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, आदेश देना और उसकी पालना करना ही सत्ता है। तो सत्ता को शक्ति से संबंधित माना गया है। सत्ता को शक्ति से संबंधित माना गया है और उसे आदेश देने एवं उसकी पालना करवाने का अधिकार भी माना गया है। सत्ता को शक्ति के संबंधित ही माना गया है। आदेश देना और उसकी पालना करवाना ही सत्ता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। डेविस नाम का एक विद्वान है, उन्होंने कहा सत्ता आदेश देना और उस आदेश की पालना अर्थात निर्णय करवाने का जो अधिकार, उसे ही सत्ता कहता है। कुछ विद्वानों ने सत्ता को परिभाषित किया और विभिन्न प्रकार से, जिसे डेविस ने, जिसे हेनरी फ्योल के अनुसार ये सामान्य तौर पर है। इसी प्रकार डेविड फ्योल ने परिभाषा दी है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है। आदेश देने का अधिकार है तथा आदेश देने का अधिकार तथा उसकी पालना करवाने की शक्ति तथा उसकी पालना करवाने की शक्ति ही सत्ता है। निश्चित तौर पर सत्ता है। ये हेनरी फ्योल ने कहा सत्ता आदेश देना का अधिकार है, उसकी पालना करवाने की जो शक्ति है, उसे ही हम सत्ता कहते हैं। इसी प्रकार एलन ने कहा है, एलन के अनुसार इसी प्रकार पेटर सेन ने कहा है आदेश। इसी प्रकार सेन ने के अनुसार आदेश देने एवं उसकी पालना की आज्ञा अधिकार सत्ता कहा गया। आदेश देने और उसकी पालना की आज्ञा का अधिकार देना, उसकी पालना, आदेश देना, उसके पालन की आज्ञा देना की सत्ता है। उसी हेनरी और पेटरसन ने कहा। इसी प्रकार डेविस ने कहा है, आपको ये याद रखना है,
सत्ता निर्णय एवं आदेश देने का अधिकार है। सत्ता निर्णय एवं आदेश देने का अधिकार है। तो निश्चित तौर पर सत्ता के रूप में निम्न रूप से हम परिभाषा दे सकते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसकी पालना करवाने की शक्ति ही सत्ता है। उसी प्रकार पैटरसन ने कहा है कि आदेश देना और उसकी पालन की आज्ञा का पालन करना ही सत्ता है। उसी प्रकार डेविस ने काफी मोस्टली परिभाषा दी है, सत्ता निर्णय एवं आदेश देने का अधिकार है। तो निश्चित तौर पर सत्ता की परिभाषा तीन विद्वानों के साथ साथ बहुत से विद्वानों ने दी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं सत्ता को शक्ति से संबंधित ही माना है। हम ये भी कह सकते हैं सत्ता को शक्ति से संबंधित ही माना है और शक्ति के माध्यम से आदेश की पालना करवाना और आदेश की पालना के साथ साथ आदेश की पालना करवाना ही उसका मेन कारण है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सत्ता भी आदेश देना और उसकी पालना करवाना ही और पालना के माध्यम से अधिकार दिया जाता है उसी सत्ता कहता है। तो निश्चित तौर पर सत्ता का अर्थ और इसकी जो परिभाषा है विद्वानों के अनुसार दी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता और शक्ति में सत्ता की जो प्रकार है, इसके बाद हम ये देखेंगे सत्ता के प्रकार, सत्ता के कितने प्रकार, सत्ता के 3 प्रकार है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सत्ता के प्रकार सत्ता के प्रकार, पहला प्रकार देखिए सत्ता के प्रकार में रेखा अधिकार सत्ता। पहला रेखा अधिकार सत्ता। दूसरा अधिकार है वो है स्टाफ अधिकार सत्ता। स्टाफ अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता आते हैं। तीसरा क्रियात्मक अधिकार सत्ता, तीसरा क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो निश्चित तौर पर ये 3 प्रकार हैं सत्ता के। तो उसमें जो रेखा अधिकार सत्ता है उसे आदेश देना, इसको हम ये कह सकते हैं आदेश देना, आदेश देना। दूसरा हम ये कह सकते हैं जो सेवा करना, सेवा करना, स्टाफ अधिकार की सेवा करना, जैसे परामर्श देना, परामर्श राय है ना, परामर्श देना, राय, मदद करना, मदद करना, मदद करना, ये सेवा स्टाफ अधिकार सत्ता में आता है। उसके बाद में निर्णय लेना अधिकार, निर्णय लेने का क्रियात्मक अधिकार को हम कहते हैं निर्णय लेने का अधिकार। इसमें निर्णय लेने का अधिकार, जैसे कानून निर्माण करना, कानून निर्माण। तो कहने का मतलब आदेश देना, आदेश देना किसी
व्यक्ति द्वारा, उच्च पदाधिकारी द्वारा, उच्च पदाधिकारी द्वारा, उच्च पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को आदेश देना। तो कहने का अभिप्राय यही है, जो सत्ता के तीन प्रकार है, रेखा, अधिकार, सत्ता, इसमें आदेश दिया जाता है, उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को आदेश देता है, उच्च पदाधिकारी अपने के नीचे के जो पदाधिकारी उनको आदेश देता है और उस आदेश की पालना की जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं स्टॉक अधिकार, स्टॉक अधिकार सत्ता, इसका मेन मकसद होता है सेवा करना। जैसे सत्ता का में जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनका अभिप्राय यही होता है कि सेवा करें, सेवा में हम परामर्श ले सकते हैं, राय ले सकते हैं और आम जनता की मदद कर सकते हैं। उसी प्रकार क्रियात्मक अधिकार सत्ता, इसमें निर्णय लेने का अधिकार होता है उच्च व्यक्ति द्वारा, उच्च पदासीन अधिकारियों द्वारा, जैसे कानून निर्माण से संबंधित। इनको रेखा अधिकार सत्ता को हम निम्न आधारों पर परिभाषित कर सकते हैं। वो रेखा अधिकार सत्ता क्या है? रेखा अधिकार सत्ता, उसको रेखा अधिकार सत्ता आदेश देने की सत्ता है। ये आदेश दिया जाता है रेखा अधिकार सत्ता में, और रेखा अधिकार सत्ता में आदेश को दिया जाता है एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और अन्य निर्णय योजनाओं तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस अधिकार सत्ता का उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना होता है। इसका मेन मकसद यही होता है कि संगठन क्रियान्वित रहे, यथावत रहे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अधिकार सत्ता, इसी प्रकार हम कह सकते हैं अधिकार सत्ता। अधिकार सत्ता से अभिप्राय स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह राय देना, मदद करना व अन्य विभागों को सेवाएं देने के लिए संगठित में है। इसमें इसका मेन मकसद होता है कि राय देना, सलाह देना, मदद करना और अन्य विभागों को परामर्श देना। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं क्रियात्मक अधिकार, इसमें निर्णय लेने का अधिकार होता है। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने का अधिकार सत्ता है। इसमें निर्णय लेने का अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है। ये क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं पे भी कर सकता है। इसमें मात्र निर्णय लिया जाता है कानून निर्माण संबंधित, इसमें विभाग की कोई भी अधिकारी इसमें निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सत्ता के कितने प्रकार हैं? सत्ता के तीन प्रकार हैं। रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा है स्टाफ अधिकार सत्ता, तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। रेखा अधिकार को आदेश देना, उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को निम्न पदाधिकारी को आदेश देना। दूसरा स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करना, परामर्श करना, मदद करना। इसी प्रकार क्रियात्मक अधिकार निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसमें कानून से संबंधित होते हैं और उसमें भी आप किसी व्यक्ति से निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता को हम निम्न रूपों में बांटे। उस बांटने के साथ ही सत्ता और शक्ति में अंतर भी बताया गया है। इससे पूर्व में जो हमने शक्ति को पढ़ा, उस शक्ति को पढ़ने के बाद में सत्ता और शक्ति में कुछ विशेष अंतर है, वो देखे किस प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शक्ति और सत्ता में अंतर। शक्ति का रूप कानूनी होता है और ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम ये कह सकते हैं सत्ता है। सत्ता और अंतर देखें, पहला अंतर देखें, सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है। सत्ता का रूप
कानूनी है। तो क्वेश्चन ये आएगा सत्ता और शक्ति में 4 अंतर बताइए, आपको 2 अंतर बताइए। तो सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी होता है, शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। शक्ति का रूप एक प्रकार से कानूनी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा ये कह सकते हैं कि सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी होता है, शक्ति का रूप एक प्रकार से कानूनी और आवश्यक नहीं होता है। इसमें अपनी मनमर्जी होती है और सत्ता में इसमें मनमर्जी नहीं होती है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है, जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। सत्ता बन जाती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और कुछ नहीं बल्कि एक प्रभाव है। शक्ति और कुछ नहीं, शक्ति और कुछ नहीं, एक प्रकार का प्रभाव है। कहने का अभिप्राय यही है, जब शक्ति को कानून का चौला पहना दिया जाता है, कानूनी रूप दे दिया जाता है तो वो सत्ता बन जाती है। शक्ति और कुछ नहीं है, मात्र एक प्रभाव है, लोगों को आकर्षित कर सकती है, लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रहती है। शक्ति के अभाव में भी तीसरा है, शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रहती है, यानी कि मौजूद रहती है। जबकि शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। जबकि शक्ति का जब शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि शक्ति के अभाव में सत्ता विद्यमान रहती है, मौजूद होती है, जबकि शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। जब तक सत्ता चिरस्थायी होती है, जबकि शक्ति अल्पकालीन होती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सत्ता संस्थागत स्पष्ट और निश्चित होती है। सत्ता संस्थागत स्पष्ट और निश्चित होती है, जबकि शक्ति असंस्थागत जन्य एवं अनिश्चित होती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, 5 पॉइंट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा पॉइंट है सत्ता संस्थागत
संस्थागत निश्चित एवं स्पष्ट होती है, जबकि शक्ति अनिश्चित और स्पष्ट होती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सतह में से विवेक पाया जाता है, शक्ति में से विवेक। सतह में सतह में से विवेक पाया जाता है, जबकि शक्ति में से विवेक का अभाव होता है। निश्चित तौर पर ये 5 अंतर है। क्वेश्चन यही आएगा कि सतह और शक्ति में अंतर बताइए। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर पुनः। सतह का रूप एक प्रकार से कानूनी होता है, सतह का रूप एक प्रकार से कानूनी होता है, जबकि शक्ति का रूप एक प्रकार से कानूनी नहीं होता है, ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं, जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है, जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो सतह में परिवर्तित हो जाती है, जबकि शक्ति और कुछ नहीं है, जबकि शक्ति और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रभाव है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, शक्ति के अभाव में भी सतह मौजूद रहती है, जबकि शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सतह के अभाव में संभव नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक अगर शक्ति को रखनी है तो वो असंभव नहीं है, वो कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, सतह का संस्थागत निश्चित और स्पष्ट संस्थागत निश्चित और स्पष्ट होती है, जबकि शक्ति अनिश्चित और स्पष्ट होती है। सतह का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में विवेक पाया जाता है, शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में अविवेक पाया जाता है, यानी कि विवेक का भाव पाया जाता है, जबकि इनमें विवेक पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सतह और शक्ति में अंतर है। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, शक्ति और सतह में क्या अंतर है बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो छात्रों, आपको ये शक्ति और सतह में क्या अंतर है मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि सतह के कार्य क्या है, सतह के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद में सतह के स्रोत पहले देख लेते हैं, कार्य बाद में देखेंगे। सतह के स्रोत मुख्य तौर पर सतह के स्रोत मुख्य तौर पर 3 रूपों में बांटा गया है। सतह को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक सतह, दूसरा है स्वीकृत विचारधारा, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि समतल विचारधारा। तो निश्चित तौर पर सतह को प्राप्त करने के 3 स्रोत है, वो देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सतह के स्रोत पहला है औपचारिक सतह। पहला क्या है? औपचारिक सतह। औपचारिक सतह विचारधारा। दूसरी है स्वीकृत विचारधारा। दूसरा है स्वीकृत विचारधारा।
तीसरी है सक्षमता विचारधारा। तीसरी है सक्षमता विचारधारा। औपचारिक सत्ता मुख्य तौर पर इसको नाममात्र की सत्ता के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। इसको संज्ञा दी जाती है। स्वीकृत सत्ता इसको स्वीकार कर लिया जाता है और सक्षमता था उसकी योग्यता के अनुसार। पहला है औपचारिक सत्ता विचारधारा क्या है वो देखिए। औपचारिक सत्ता ये विचारधारा यह मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून। अधिकार सत्ता का ये विचारधारा ये मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून होता है, संविधान है। सर्वोच्च कानून तो संविधान है और संविधान को गति प्रदान करने के लिए अधिकार सामाजिक संस्थाओं में निहित होते हैं। और इस विचारधारा के अनुसार किसी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेक्षण संविधान से प्रधानमंत्री, विभाग सचिव, निदेशक तथा उसके सहायक निदेशकों को होता है। तो निश्चित तौर पर यह विचारधारा यह मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून है। तो निश्चित तौर पर औपचारिक विचारधारा, औपचारिक जो सत्ता है ये संविधान के अनुसार क्रियान्वित की जाती है और इसको सर्वोच्च कानून के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव ये सभी विभागीय जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य व्यक्तियों को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं और उसके अनुसार कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं। इसी प्रकार से विचारधारा इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता और नाममात्र सत्ता है। यह उसी समय वास्तविक बनती है जब अधिनियम उसके पालन के लिए स्वीकृति देते हैं। इस अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधिनियमों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाता है और जो कि जैसे प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। स्वीकृत सत्ता जिन व्यक्तियों पर ये लागू की जाती है उसी के लिए मान्य होती है। जिस प्रकार से औपचारिक सत्ता में कुछ व्यक्ति द्वारा मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव और अन्य मंत्रियों को उस समय जो आदेश दिया जाता है और उसका निर्णय उसकी आदेश की पालना की जाती है, उसी प्रकार स्वीकृत सत्ता भी उसी के समकक्ष है। लेकिन उस समय ये स्वीकृत सत्ता तभी मान्य होगी जब उसको स्वीकार किया जाए। उसी प्रकार से समता विचारधारा, योग्यता के अनुसार विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि योग्य एवं सक्षम व्यक्ति अपने आप की नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं। सक्षमता विचारधारा जो योग्य और सक्षम व्यक्ति है वो सदा अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य सत्ता में जो पदासीन जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर से स्वीकार अपने पद पर आसीन हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये क्षमता विचारधारा पर आधारित है। तो निश्चित तौर पर सत्ता के स्रोत है। उसके बाद में हम यह देखेंगे कि सत्ता के कार्य निम्न प्रकार से हैं। वो देखें सत्ता के स्रोत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में सत्ता के कार्य निम्न प्रकार से हैं। सत्ता के कार्य पहला कार्य दिशा निर्देश देना। पहला कार्य दिशा निर्देश देना। पहला कार्य क्या है? दिशा निर्देश देना। तो सत्ता का मेन कार्य यही है कि ये दिशा निर्देश देते हैं और दिशा निर्देश के माध्यम से कार्य को
सही ढंग से और सतह को सही ढंग से क्रियान्वित करने का आदेश देते हैं। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं सतह के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। सतह दूसरा कार्य है सतह में जो निर्णय लिया जाता है उसमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और वह अत्यंत प्रभावशाली होती है और वह अधिक प्रभावशाली होती है। तो निश्चित तौर पर सतह का दूसरा कार्य है सतह में जो निर्णय लिया जाता है उसमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, बड़ी से विवेक से उसमें निर्णय लिया जाता है और उन निर्णय के माध्यम से वो लोगों को अपनी ओर प्रभावित करती है और अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तीसरा कार्य हम कह सकते हैं इसके द्वारा संगठन में समन्वय और स्थापित किया जाता है। संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है। संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है। चौथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सतह के कार्य में पहला कार्य दिशा निर्देश देना, दूसरा है सतह में जो निर्णय लिया जाता है वो उच्च स्तर की बुद्धि के द्वारा दिया जाता है और उसके आधार पर वो अपने लोगों को अपने ओर आकर्षित कर सकता है और वो बुद्धि के माध्यम से वो इस प्रकार से निर्णय लिया जाता है कि वो अधिक प्रभावशाली होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। फिर तीसरा संगठन में समन्वय और एकता की भावना बनाए रखती है। चौथा कार्य है उत्तरदायित्व की भावना। उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सतह के प्रकारों में मैक्स वेबर ने भी सतह के 3 प्रकार बताए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में कार्य के बाद में सतह के जो अन्य प्रकार बताए हैं, अन्य विचार बताए हैं, उसमें मैक्स वेबर ने भी सतह के प्रकार बताए हैं। उन प्रकार से वो देखिए, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कभी कभार आता है मैक्स वेबर द्वारा सतह के कितने प्रकार बताए गए हैं वो देखिए। सतह के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार तो मैक्स वेबर ने सतह के 3 प्रकार बताए। परंपरावादी प्रमुख सतह, पारंपरिक पहला परंपरागत सतह, दूसरा करिश्मावादी सतह, दूसरा वादी सतह, तीसरा है वैधानिक सतह। तीसरा वैधानिक, इसको हम चमत्कारिक सतह कहते हैं। सतह निश्चित तौर पर जो सदियों से चली आ रही परंपरा है वो परंपरागत
करिश्मा वाली सत्ता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, लोगों को लुभाने और भाषण देना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो परंपरा करिश्मावादी सत्ता है। और चमत्कारी सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और वैधानिक सत्ता जो कानूनी सत्ता है उसको कानूनी सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर मैथ्स ने परंपरा के सत्ता के 3 स्रोत बताए, परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और वैधानिक सत्ता। आपको ये अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार, सत्ता की पालना किन आधारों पर की जाती है? सत्ता की पालना करने के निम्न आधार बताए गए। पहला है एकरूपता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाता है मैथ्स के द्वारा सत्ता के प्रकार, परंपरागत, करिश्मावादी और वैधानिक सत्ता। तो सत्ता पालन के आधार, पहला है सत्ता पालन के आधार। पहला है सत्ता पालन का आधार, पहला है एकरूपता। फिर दूसरा है विश्वास, तीसरा है दबाव, चौथा है वैधानिकता। तो निश्चित तौर पर सत्ता के प्रयोग में लेने के ये 4 आधार है। पहला है एकरूपता, इसमें एक की भावना बनी रहती है। फिर विश्वास, अगर जो सत्ता का प्रयोग करने वाले हैं उसमें एक की भावना होगी तो निश्चित तौर पर उनके प्रति अटूट विश्वास होगा। ये दबाव के माध्यम से भी सत्ता पालन का प्रयोग किया जाता है। और सत्ता पालन इन तीनों के आधार पर जब उनमें कानूनी मान्यता हो, कानूनी चोला पहनाया गया हो, तो निश्चित तौर पर सत्ता का पालन किया जाता है। तो पहला है एकरूपता। देखिए, विचारों में एकरूपता होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानता है। विचारों में एकरूपता होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानता है, तो इसे एकरूपता कहा जाता है। विश्वास, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, इसमें उसका गहरा विश्वास होता है। एक विश्वास में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों में विश्वास रखता है और उसकी पालना करता है, क्योंकि उसमें विश्वास की भावना होती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं दबाव, कभी कभी दबाव के कारण भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को मानता है, समझने के लिए, कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव झेलते हैं। कभी कभार ये होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर के उस कार्य को कर लेता है आसानी से, जिसे उस व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति के आदेश की पालना की जाती है। उसी प्रकार में वैधानिकता, कानून के भय से, कानून के डर से सत्ता पालन के आधार पर इसकी पालना की जाती है। तो लोक सत्ता के वैधानिक रूप को मान्यता प्रदान करते हैं। संगठन में पदसोपान कारण सत्ता की क्रियान्वयन को वैधानिकता प्रदान की जाती है। तो कहना मतलब सत्ता जो वैधानिक स्वरूप होता है और वैधानिक स्वरूप के कारण भी सत्ता पालन का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सत्ता के लिए सत्ता पालन का आधार है, सत्ता पालन के 4 आधार है, उनको हमने बताया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि सत्ता की कुछ सीमाएं होती हैं, सत्ता पर कुछ प्रतिबंध है, वो कुछ आलोचना है। सत्ता पालन की जो सीमाएं उन्होंने प्रकार से वो देखिए, सत्ता पालन की सीमाएं तो पहली सीमाएं है तकनीकी सीमाएं। पहली सीमा कौन सी है? तकनीकी सीमा।
दूसरी सीमा है जैविक सीमाएं, दूसरी है जैविक सीमा, जैविक सीमा। तीसरी है कानूनी सीमा, तीसरी है कानूनी सीमा। चौथी है आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा। पांचवी है प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमाएं। छठी है मनोवैज्ञानिक सीमाएं, छठी है मनोवैज्ञानिक सीमाएं, छठी है मनोवैज्ञानिक सीमाएं, मनोवैज्ञानिक सीमाएं। और सातवीं अन्य सीमाएं। और निश्चित तौर पर तकनीकी सीमा के माध्यम से भी इसमें कुछ आंशिक प्रतिबंध होते हैं। पहला है तकनीकी सीमाएं। प्रौद्योगिकी विकास की गति तीव्र होने से प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए जिसमें वह दक्ष हो, अन्यथा वह अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। कहने का अभिप्राय है व्यक्ति को नई तकनीकी लेटेस्ट तकनीकी आने की वजह से व्यक्ति को वही कार्य सौंपना चाहिए जो उसमें वो दक्ष हो, अन्यथा वो कार्य सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। इसलिए भी इसमें सीमा है, उस पर एक प्रतिबंध है। दूसरा है जैविक सीमाएं। किसी भी प्रबंध को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिससे अधीनस्थों की जीवन खतरा उत्पन्न हो। जैविक सीमाएं कुछ व्यक्ति को कभी भी कुछ पदाधिकारी को अपने निम्न पदाधिकारी को इस प्रकार के आदेश नहीं देने चाहिए कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। तीसरा है कानूनी सीमाएं। तीसरा है एक प्रबंधक अधीनस्थों को ऐसे आदेशों की पालना के लिए विवश नहीं करना चाहिए जिससे कि कानून का उल्लंघन हो। तीसरा है एक प्रबंधकीय व्यक्ति को कुछ अधिकारी को सरकार के कानून इस प्रकार के आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि कानून का उल्लंघन हो। चौथा आर्थिक सीमाएं। संस्था के पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन स्वीकार को सीमित करते हैं, आर्थिक संसाधन की सत्ता को सीमित करते हैं। कहने का अभिप्राय है जिस राज्य में संसाधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो निश्चित तौर पर वो काफी विकसित होगा, और जिस राज्य में संसाधनों की कमी है और विद्वान की कमी है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ कमी होगी, वो बैकवर्ड होगा। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक सीमाएं जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट आदि सत्ता को सीमित रखने में महत्वपूर्ण रखती है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी सत्ता सीमित हो जाती है। मनोवैज्ञानिक सीमाएं लोगों के जो हाव होता है पर लोगों की अधिकार सत्ता के अधीनस्थों पर प्रतिक्रिया भी प्रभावित करती है। लोगों की जो हाव है जो अधीनस्थों के द्वारा कुछ प्रबंधकीय कमेटी के द्वारा अन्य व्यक्ति को जो आदेश दिया जाता है उससे भी लोग सत्ता को प्रभावित करते हैं। और अन्य सीमाओं में निम्न प्रकार से है जनसाधारण परंपराएं आदि भी अधिकार सत्ता को प्रभावित करते हैं। पुरानी परंपराएं रीति रिवाज भी सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर सत्ता के कार्य प्रकृति अंतर ये सभी हमने सत्ता से संबंधित सभी मैक्स वेबर के विचार प्रकार ये सब बताए। ये निश्चित तौर पर सत्ता से संबंधित लेसन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अधिक महत्वपूर्ण सत्ता और शक्ति में कोई 4 अंतर बताइए या फिर मैक्स वेबर के प्रकार बताइए, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का लेसन, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।